हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि सर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे जो 8 से 9 हमारा बैच शुरू हुआ है अभी। हालांकि ये बैच की टाइमिंग तो 8 से 10 है, जिसमें 1 घंटा जीके जीएस और 1 घंटा मैथ रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, तो इसका होल क्लास तो ये है, लेकिन जो इसमें जो पॉलिटी की क्लास शुरू हुई है सुबह 8 से 9 बजे सुबह जो पॉलिटी, उसी के थोड़ा सा सिलेबस को डिकोड करेंगे कि पॉलिटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है, दरोगा और बिहार पुलिस और बाकी जो बिहार के सभी एग्जामिनेशन से, बिहार एसएससी से लेकर टीआरई वगैरह, उसमें कहाँ पे इसका कैसे यूज हो सकता है और कितने आसानी से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। और क्लास का एक पैटर्न क्या चलता है लक्ष्य सिविल सर्विसेज के ऑफलाइन बैच में, उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा लेक्चर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, इस पर हम जो पुराने बच्चे हैं जो पॉलिटी कंप्लीट कर लिए हैं उनके रिवीजन कैसे करेंगे उस पर भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो बीपीएससी का लोग तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के मेंस के लिए, तो अभी आप चूँकि प्री नहीं दे रहे होंगे, आगे आपको देना हो, तो बीपीएससी मेंस में जो पॉलिटी का सेक्शन है, बीपीएससी मेंस के सेकेंड पेपर में जो पॉलिटी का 114 नंबर का है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि क्लास से लाभ उठाकर कैसे आप इसमें यहाँ से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप इस तैयारी के फेज में आते हैं तो आप 2-3 चीज़ें आप जानते हैं कि पूरा जो जीके जीएस है, जिसको सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी बोला जाता है, तो कंपटीशन की दुनिया में मैथ रीजनिंग, एक मैथ है, फिर रीजनिंग है, फिर जीके जीएस है और फिर एक इंग्लिश है। ठीक है, तो वो अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सामान्यतः हमारे यहाँ जो क्लास चलता है वो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग के चलता है, जिसमें जनरल स्टडी के क्लास मेरे द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब जीके जीएस के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक जिसको सोशल साइंस बोलते हैं और एक होता है जिसको जनरल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये जनरल साइंस है, इसमें आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, इसमें आपका बायोलॉजी, ये सब कवर होता है। इधर आओगे तो आप एक हिस्ट्री इसमें आ जाएगा, फिर ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद से इसी में एक सेक्शन पॉलिटी का है, और पॉलिटी के बाद फिर अगला सेक्शन इसमें अगर जाओगे तो आपका इकोनॉमिक्स का है। तो ये कुछ जीके जीएस का सेक्शन है जिससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो क्लास चल रहा है वो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी जिसको बोलते हैं, जिसका परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये यहाँ पे है। अब ये 7-8 सेगमेंट पूरा जीके जीएस का है। तो कोई भी पेपर, जैसे आप बीपीएससी का प्रीलिम्स उठाकर देख लीजिए, बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वहाँ पे भी लगभग 15 क्वेश्चन प्री में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो काफ़ी ईजियर प्रवृत्ति का होता है। अब दरोगा का पेपर उठाकर देखें, 100 क्वेश्चन दरोगा के प्रीलिम्स में होता है, जिसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिल जाएंगे। मेंस में आप उठाकर देखें तो मेंस में भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भूमिका तो काफ़ी अच्छी खासी है। और बीपीएससी अगर बात करें, बीपीएससी मेंस में भी 114 नंबर, या प्री में तो हो गया, फिर मेंस में 114 नंबर का आपको पॉलिटी का क्वेश्चन। तो अगर आप बीपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस का भी पेपर देना चाहते हैं तो एक अच्छा फाउंडेशन आप इस बैच से लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज बाकी दरोगा, बिहार पुलिस के लिए तो ये ओवर सफिशिएंट है। क्लास में जितना लेक्चर दिया जाता है और जो सवाल जवाब होता है उतना भी आप ठीक ढंग से सुन समझ लेते हैं ना, तो मेरा मानना है कि दरोगा और ये पुलिस टाइप के जितने सारे एग्जामिनेशन है, स्पेशली ये कांस्टेबल वगैरह, तो इसमें काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें आप डील कर लेंगे। ठीक है, तो आगे एक बार सिलेबस डिकोड कर लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ाते हैं और किस तरह से मेरा पूरा क्लास का शेड्यूल रहता है, उस पर थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बैच शुरू हो गया है, तो ये सिलेबस में अगर बात करेंगे तो ये आपका सिलेबस दिख रहा होगा, ये पूरा सिलेबस है। और बैच चूँकि शुरू हो गया है तो इसमें ये वाला सबसे पहला टॉपिक जहाँ से पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें पूरा सिलेबस है। आप देखिए इसमें लगभग 20-22 टॉपिक पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी है। देखो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि बेसिक जो फाउंडेशन होता है सरकारी कंपटीशन का, वो आपका रेडी होना चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें जीके जीएस का या जीएस जनरल स्टडी का, उसको इस तरह से पढ़ें कि
उससे आप एग्जामिनेशंस में बार बार ना पढ़ना पड़े। शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। मेरा मानना है कि जीके जीएस का जो भी सेगमेंट हमने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सब का एक मुकम्मल आपके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर होना चाहिए, आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए। पीडीएफ और इस सब के चक्कर में नहीं भागना है, ठीक है। तो अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। साथ ही साथ नोट्स बनते बनते पीवाईक्यू जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपको पेपर देना है, इसका भी एक अच्छा रोल होता है। तो पीवाईक्यू इसी में अपडेट, मतलब ये सारी चीज़ें होते रहती हैं, ठीक है। तो एक बार सिलेबस के थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं और किस तरह से कितने मतलब ये टाइम लगता है इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करने में, वो आपको बता देते हैं। और ज्वाइन करना चाहें तो अभी भी एक चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, कल से नया चैप्टर इसमें शुरू होने जा रहा है, संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। तो आइए पूरा सिलेबस पे एक बार बातचीत कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक जहां से शुरुआत होता है पॉलिटी का, कि भारतीय संविधान, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपको भारत का संविधान पढ़ना है, तो सबसे पहले भारत का संविधान बना कैसे, या फिर बनने से पीछे उसका क्या बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा सा इस टॉपिक में समझते हैं। कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक लगभग भारत पे अपना शासन अप्लाई किया, तो वो भारत को पूरी तरह से किस तरह से मैनेज किए, कौन कौन से एक्ट या कौन कौन से कानून बनाए, जिसमें से कुछ बातें हमारे आगे चलकर भारत के संविधान में भी शामिल हुए, जिसको इस टॉपिक के अंतर्गत हम डील करते हैं, ठीक है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, फिर उसके बाद से 1793 का एक्ट है, फिर 1813, 1833, 53, 58, ऐसे करके जितने सारे एक्ट ब्रिटिश के द्वारा बना था उन सबको इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक ये तो ख़त्म हो गया है, अभी 2-3 क्लास में हम इसी को डील कर रहे थे। कल से अब जो टॉपिक शुरुआत होगा वो यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होगी। तो इस टॉपिक के बाद जस्ट अगला टॉपिक आता है ये वाला आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण। देखो अब इस टॉपिक में बात करते हैं कि भारत का अब जो संविधान बनना था, या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का किताब बनना था, इस संविधान को किताब को बनाएगा कौन, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, संविधान सभा, ठीक है। तो वो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर शामिल थे, कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, और फिर कितने, आपको पता है कि लगभग 2 साल और 11 माह और 18 दिन का एक प्रॉपर टाइम लगा हमारी संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा, फिर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा होता है यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। अब देखो भारत के संविधान में कुछ देशों के संविधान से भी, देखो भारत का संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तो साथ ही साथ कुछ और देशों के संविधान का स्टडी किया गया, और जो अपने अकॉर्डिंग बढ़िया था और जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको भी भारत के संविधान में शामिल किया गया। जैसे आप सुने होंगे कि हमारे संविधान का पार्ट 4 में जो डीपीएसपी वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है या लिया गया है। फिर फंडामेंटल राइट्स वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये पूरा थोड़ा सा फैक्ट वाला टॉपिक यहाँ पे आता है, जो पूरा यहाँ पे याद करना होता है। फिर आगे चल के ये वाला सब टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। तो फिर आगे कहानी की शुरुआत, अब संविधान की किताब में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला ही टॉपिक यहाँ पे आता है प्रस्तावना या प्रियम्बल। संविधान का प्रस्तावना, फिर उस प्रस्तावना की विशेषता, प्रस्तावना किसे कहते हैं, कितने बार संशोधन हुआ, ये पूरा A to Z जितनी सारी प्रियम्बल में कौन कौन से केस बने, केशवानंद भारती केस क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला टॉपिक संविधान का, चूँकि 25 पार्ट है, भाग है संविधान में, तो वहाँ के भाग 1 यहाँ से शुरुआत होता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर इसी में संघ एवं राज्य क्षेत्र में पूरा देखेंगे कि भारत का अभी जो भारत में आप देखोगे तो 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। तो देश की आज़ादी के बाद से कैसे देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, और फिर वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटीज कैसे बनकर तैयार मतलब अभी हैं, उन सारी चीज़ों को इस वाले टॉपिक में अध्ययन करते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा सिटीजनशिप या नागरिकता। ये संविधान के पार्ट 2 में आपको आ जाएगा, नागरिकता। अब ये नागरिकता में आप देखेंगे कि आर्टिकल 5 से आप आगे बढ़ेंगे तो 11 तक ही आपको मिलेगा। अब नागरिकता में जाओ तो कौन भारत का नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, हम लोग जो भारत के नागरिक है वो किस बेसिस पे हम लोग भारत का नागरिक है, ठीक है, ये सब यहाँ पे देख लेंगे। यहीं पे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो 2019-20 के आसपास काफ़ी चर्चा में था, इसको भी हम डील कर लेते हैं। फिर यहीं पर डील करते हैं कि NRI क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO क्या होता है, ठीक है, जिसको आप भारतीय मूल का व्यक्ति बोलते हैं। तो ये सब टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन में आ जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें हम बात करते हैं। कोई भी जो टॉपिक होता है बढ़िया से एक बार नोट्स बढ़िया से बना लीजिए
और फिर आगे उस पर अमल करिए। ठीक है, इसमें आगे हम बुक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे कि नोट्स के साथ क्या क्या आप और बुक्स पढ़ सकते हैं उसके बारे में। अगला टॉपिक जो हमारा इसमें आएगा फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार संविधान का आगे भाग 2 खत्म होगा, भाग 3 आएगा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आगे जाएंगे तो भारत के लोगों को या कुछ विदेशी को भी ये फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार मिला हुआ है। जैसे आपने सुना होगा 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स अभी हमारे भारत के संविधान में है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब सुने होंगे आप। ठीक है, तो इसको सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटी का एक चुनिंदा मतलब महत्वपूर्ण। उसके पास पार्ट 4 राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको देखेंगे। फिर हमारे भारत के संविधान में कुछ आपको अधिकार मिला है तो साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर्तव्य भी दिया गया है। ठीक है, 11 प्रकार का भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको पूरा बढ़िया से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये संविधान का हम पहुंच गए पार्ट 4A तक। फिर आगे हम पहुंचते हैं तो फिर आगे यहाँ पे हमारी कहानी की शुरुआत हो जाती है संघीय शासन या केंद्र का प्रशासन। काफ़ी लंबा टॉपिक है और यहाँ पे काफ़ी समय भी लगता है क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में A to Z, राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का अलग अलग प्रकार के क्या कार्य हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कशन में आ जाएगा। फिर यहीं पे पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शंस वगैरह कैसे होता है, किसको हटाया जाता है, अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका क्या है, तो ये सब अप टू डेट टॉपिक आपको बताया जाता है। फिर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, मंत्रिपरिषद का चुनाव कैसे होता है, कैसे ये पूरा मंत्रिपरिषद काम करता है, पीएमओ कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे काफ़ी विस्तार से आपको मिलेगा। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी केस बनता है तो इस केस को भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पे जो न्यायालय में पेश होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत के पार्लियामेंट, ठीक है, देश की संसद के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोदी जी जो भी कानून बनाते हैं इसी संसद के माध्यम से बनता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है। संसद का गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, फिर लोकसभा में कितने सीट, क्या अपडेट है, ठीक है, राज्यसभा में कितने सीट्स हैं, ठीक है, इनका इलेक्शंस कैसे होता है, त्यागपत्र कैसे होता है, लाभ का पद क्या होता है, ये सारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन में आएगा। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में, हालांकि ये न्यायपालिका जुडिशरी का टॉपिक हम एक साथ कवर करते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर उसी के बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये सब एक साथ वो डिस्कस करते हैं हम जुडिशरी वाले टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाएंगे तो फिर केंद्र का प्रशासन हो गया पार्ट 5 में, तो पार्ट 6 में आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा राज्य का प्रशासन। ठीक है, जितना बेहतर से आप केंद्र का प्रशासन समझेंगे उतना ही बेहतर से आप इसको समझ सकते हैं राज्य के प्रशासन को, क्योंकि सेंट्रल जैसे कार्यपालिका का हेड या अध्यक्ष होता है वहाँ पे राष्ट्रपति, वैसे ही स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका हमारी काम करती है उसका हेड कौन होता है, तो गवर्नर या राज्यपाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि राज्यपाल का नियुक्ति का क्या प्रोसेस है। काफ़ी विवादित पोस्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए। अगर सेम गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट का तब तो इसका पद ज़्यादातर तक चर्चा में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही एक सेंट्रल अलग और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है तब ये काफ़ी यहाँ पे चर्चा में देखने को मिलता है। तो इनकी नियुक्ति वगैरह कैसे होती है, इनका कार्यकाल वगैरह कैसे, इनका काम क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर की और मंत्रिपरिषद, तो मुख्यमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, अभी जो कुछ इलेक्शंस हुआ है वो अपडेट के साथ आपको मिल जाएगा। फिर मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और ये लोग कैसे काम करते हैं, ये सब के बारे में। फिर जैसे सेंट्रल में पढ़े थे कि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो फिर यहाँ पे एक महाधिवक्ता है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी मतलब केस वगैरह होता है या कोई भी ऐसा कानूनी बात होता है तो ये महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के साइड से न्यायालय में प्रस्तुत होता है। ठीक है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे हम, विधानमंडल के बारे में। ठीक है, 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी जो विधानमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी विधानमंडल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आप लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। फिर इसी में पढ़ेंगे कुछ 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो 6 ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों है, जो इसको विधान परिषद के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 6 ही स्टेट में विधान परिषद क्यों है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं है, और इसको देखेंगे। फिर
लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी का विधायक दल का नेता, यहाँ पे जो बैठता है उसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे जो बैठता है उसी को हम एमएलसी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पूरा टॉपिक और ये वाला पूरा विवाद यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है, ये सब बातें। फिर हाई कोर्ट तो जुडिशरी तो एक साथ आएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और बाकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह कुछ होती है वो भी सब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगला टॉपिक बात करें तो केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, अब स्थानीय सरकार की तरफ बढ़ेंगे हम। स्थानीय सरकार, पंचायत और नगर पालिका, लोकल बॉडीज इसको बोला जाता है, पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो संविधान में शामिल किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे ग्राउंड लेवल पे जो क्या बोलते हैं सरकार की स्थापना और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर एक जिला न्यायालय तो जुडिशरी के साथ ही आएगा, ठीक है। इसके बाद से हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को देखेंगे, यानी इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर जाएं तो संवैधानिक संस्थाओं को देखेंगे जो अभी काफ़ी चर्चा में रही, जैसे इलेक्शन कमीशन। आपको पता है कि भारत में जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इस सबको केंद्रीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग किस तरह से सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करता है और कैसे सारी इलेक्शंस को करा लेता है, इसके बारे में समझेंगे। तो पूरा डिटेल चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये सब बातें इसमें आ जाएगी। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन का, भी आप न्यूज़ में सुनने होंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन का भी रिपोर्ट लागू है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस कमीशन का गठन कैसे होता है, कौन कौन लोग इसमें नियुक्त हो सकते हैं, राष्ट्रपति की किस बिहाफ पर और किन लोगों को इसमें नियुक्त करता है, ये सारा बात हम समझेंगे, ठीक है। इसी में अगला टॉपिक होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग के बारे में। तो सीएजी आप पढ़ेंगे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के बारे में आप पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंस होता है उसको ऑडिट और अकाउंट का काम सीएजी के पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे, कैग के बारे में। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम नीति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, ये सब संविधानेतर संस्थाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे भारतीय संविधान में एक इमरजेंसी का प्रावधान है, राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए, देश की राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो आपातकाल लगा दे। 3 प्रकार का आपातकाल इसमें हम पढ़ेंगे। आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल 352 में आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। फिर आर्टिकल 356 में आप पढ़ेंगे राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है। फिर आप 360 इसमें पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा है। राज्य राष्ट्रपति शासन तो समय समय पर लगता ही रहता है, जैसे अभी मणिपुर में कुछ दिन पहले ही यहाँ से हटा है। फिर 300वां राष्ट्रीय आपातकाल भी अभी कितना बार लगा है, इसकी क्या स्टेटस है, कब और किस परिस्थिति में लगाया जाता है, पूरा डिटेल से यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इसमें टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, क्योंकि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ लेकिन अभी चल रहा है वर्ष 2026। तो जाहिर सी बात है कि उस समय की परिस्थितियां काफ़ी अलग होगी और अभी की परिस्थितियां काफ़ी अलग है। तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियों के अनुसार संविधान में हमको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पार्लियामेंट या संसद को अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में वो क्या कर देगी, संशोधन कर देगी, ठीक है। फिर अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में, फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकपाल, लोकायुक्त, अन्ना हजारिका आंदोलन आपने सुना होगा, करप्शन अगेंस्ट इंडिया, और इस सब में इस सब का गठन वगैरह, ये सब मिसलेनियस कुछ बचा होगा उसको देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट पॉलिटी का टॉपिक है या कॉन्स्टिट्यूशन का। इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो कहीं भी इंस्टीट्यूट या कहीं पे पढ़े तो एक सिलेबस आपके पकड़ मतलब ये होना चाहिए कि इतने टॉपिक आपको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बढ़िया से इसको डील करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको डील करना। आइए थोड़ा सा बुक्स वगैरह की अगर बात करें कि किताब कौन कौन सा आप ले सकते हैं और इसको कैसे आप पढ़ेंगे। देखो, अब किताब की अगर बात करें तो अगर आपको 1 डे टाइप का एग्जामिनेशन कांस्टेबल और इस टाइप का आपको देना है, 10+2 लेवल का कोई पेपर देना है, तो आपको पता है कि लूसेंट का 2 किताब है। लूसेंट के एक किताब में आप जाओगे तो एक आपका ऑब्जेक्टिव है, तो एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा वर्ल्ड लिनियर या उसी को सब्जेक्टिव बोला जाता है। तो इस लूसेंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये सब सब्जेक्ट दिया हुआ है।
तो आप ये दोनों किताब ले लेंगे। जो भी टॉपिक जैसे जैसे आगे पढ़ेगा तो एक बार आप सब्जेक्टिव से यहाँ से रिवीजन कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, आप जाकर क्वेश्चन लगाएंगे। मेरा मानना है कि क्लास करने के बाद उसके बाद से ये क्वेश्चन लगाइए, काफ़ी आसानी से आप पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस को आप डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जामिनेशंस पे जाना है तो आप, अच्छा, सब में एनसीईआरटी तो इंक्लूड है। क्लास भी जो चलता है 6 to 12 के एनसीईआरटी हम साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक जहाँ से रिलेटेड होता है उसको टेलीग्राम के माध्यम से उसको बुक्स को भेजकर वो भी साथ साथ करते हैं कि इसको वहाँ से कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो और थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए जाना है, दरोगा और बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता है कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत का ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण किताब है। सारी बातें मतलब ये मतलब कह दीजिए कि ये पॉलिटी का मतलब सबसे बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। आप इस एक किताब को, थोड़ा सा लेंदी है, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन क्लास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इस किताब के बाद से दूसरा कोई किताब की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काफ़ी हेवी किताब है, ठीक है। और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू, आप घटना चक्र का किताब का आपने नाम सुना होगा, तो घटना चक्र का जो किताब है पॉलिटी का, आप उसको ले सकते हैं। सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। क्लास करने के बाद ये सारा चीज़, कुछ क्वेश्चन हम घटना चक्र का क्लास में भी कराते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी अब उसको कराने का हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है और ये किताब बता दिया गया। अब अपने एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग कि आप कौन से एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट, मान लीजिए आपको दरोगा देना है तो आप दरोगा का PYQ देखते होंगे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसमें देखिए कि प्री में कितना पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, मेन्स में कितना आ रहा है। जो टॉपिक खत्म होता जाए उस टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट आप करते जाइए, ठीक है। जिस लेवल से पढ़ाया जाएगा काफ़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चन आपको डील कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब बात कर लें कि मान लो कि आप टीआरई का पेपर देना है आगे आपको, TRE 4 के लिए। तो अगर आपके सब्जेक्ट में पॉलिटी है, पॉलिटी का आपका एग्जामिनेशंस में आना है, 40 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट में है, तो आप अवश्य ज्वाइन करें। और मेरा मानना है कि जब ये क्लास ख़त्म होगा और ये जब पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो आपके इतने मतलब बढ़िया से पढ़ लेंगे से इसमें से लगभग 35+ क्वेश्चन आप आसानी से डील कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी आपको ये बात समझिए। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम बात कर लें बीपीएससी के जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो कैसे देखें इसको। तो मान लो कि आप बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो प्री में तो सारा काम ये आपको क्लास में साथ साथ हो जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आएगा। अब आपको पता है कि मेंस में आप जाएंगे तो मेंस में आपको 114 नंबर का जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप प्री के क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र से देख रहे हो, तो मेंस का कोई भी आप प्रीवियस ईयर का किताब तो आप रखे होंगे PYQ मेंस का, ठीक है। नहीं रखे हो तो आप गूगल से प्रीवियस क्वेश्चंस, जैसे अभी तक 71 का हुआ है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन मेंस का हम बात करें तो 71 का डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ आप 78 का डाउनलोड कर लीजिए, 69 का डाउनलोड कर लीजिए, 68 का डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न तो 4 साल का आप डाउनलोड कर लीजिए। और पॉलिटी से क्या सवाल पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा एक बार बारीकी से आप देखिए, जैसे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सबसे जो भी क्वेश्चन पूछे हुए एक बार बढ़िया से उसको वॉच करिए और टॉपिक के साथ उसको आप पढ़ते जाइए। साथ ही साथ एनसीईआरटी आप हार्ड कॉपी रखिए और एनसीईआरटी को भी आप साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। और जो भी जैसे मान लो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली खत्म किया, वहां से प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उसको मेंस में या 30-50 शब्द 100 शब्द में आप लिखने का प्रयास करें और लाकर यहाँ पे ऑफिस में आप चेक करा सकते हैं। आपको चेक करके वो मिल जाएगा, जो भी कमियां होगी वो बता दी जाएगी। या फिर जो भी टॉपिक से संबंधित मेंस का कोई क्वेश्चन है, आप उसमें पॉइंट ऑफ व्यू या समझना चाहते हैं तो वो आप समझ सकते हैं। बाकी मेंस के लिए एक अलग सा नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे मेंस के लिए। प्री के लिए तो नोट्स आप क्लास नोट्स बनाएंगे ही, और जो भी सिंसियर बच्चे हैं जो मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का एक हम आपको बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उस नोट्स को साथ साथ पढ़ते जाइए और मेंस का अपना आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे, चूंकि आपको अभी आगे पेपर देना है साल भर या 2 साल के बाद अगले बीपीएससी में, तो आप डेली बेसिस पे 100-150 शब्द का 2-2 क्वेश्चन आप लिखते चलिए। ये आपका आगे काफ़ी हेल्प करेगा, आपका राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस, अलग अलग एग्जामिनेशन में इसकी भूमिका, बुक लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमने बता दी है, ठीक है। एक बार अच्छा से इसको समझ लीजिए और मर्जी करे तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ये 8 से 9 बजे सुबह लक्ष्य सिविल सर्विसेज का जो ऑफलाइन क्लास है वहाँ पे खुद मेरे द्वारा ये क्लास अभी लिया जा रहा है, ठीक है। तो
अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको भी बता सकते हैं। ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस डिकोड करना है तो उसको भी बताइए, हम उसको समझ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।